एक समय की बात है। शांति नाम की एक औरत अपनी सास और पति के साथ रहती थी। शांति बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो द्वार पर आने वाले किसी भी गरीब, बेसहारा या मांगने वाले को कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया करती थी। शांति की सास जानकी उसे कई बार दान पुण्य करने के लिए कहती या खुद से करने की कोशिश करती तो शांति उस पर भड़क जाती थी। ये लो अम्मा, थोड़ा सा आटा रख लो, खुश रहो, परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। अरे अरे अरे, जब तुम्हें ही घर में भरा आटा दान में दे देंगी तो हमारे घर में कौन सी सुख समृद्धि का वास होगा। माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है ऐसे राह चलते भिखारियों को घर के आटा, चीनी, चावल और अनाज मत बांटा करो, नहीं तो एक दिन हमारे घर के भंडार खाली हो जाएंगे। बेटी, एक कटोरी आटा देने से भला तुम्हारे घर का क्या भंडार खाली होगा। तुम्हारी सास तो बहुत ही पुण्य का काम कर रही है। हमें नहीं कमाने कोई पुण्य। खबरदार माँ जी, आज के बाद अगर आपने मेरे से बिना पूछे किसी को कुछ भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नहीं है कि आपका बेटा पूरा दिन मेहनत करके कमाता है और आप उसे गरीबों में बांटकर उड़ाती रहो। महीने भर बाद यही मेरे से पूछेंगे कि राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी। आप तो पीछे हट जाओगी। बहू, आज एकादशी का दिन है, इसलिए दान करना बहुत अच्छा होता है। और फिर ज्यादा नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा आटा ही दान में दिया। वही मैं कह रही हूँ आपसे, ये नहीं चलेगा। कोई ये दान पुण्य करने से महल नहीं खड़े हो जाएंगे। शांति की सास कुछ नहीं बोल पाती। वो बुजुर्ग तो अपने बेटा बहू के सहारे अपने जीवन के बचे खुचे दिन काट रही थी, पर शांति इस बात को नहीं समझती थी। शांति को दान पुण्य करने से बहुत नफरत थी, इसलिए वो एक फूटी कौड़ी भी दान में न खुद देती न अपनी सास को देने देती। सुमेर बेटा, कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में खुशी और कारोबार में सफलता मिलती है। मैं चाहती हूँ कल तुम बहू के साथ मिलकर कुछ दान पुण्य करो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। मैं कल मकर संक्रांति पर दान करने के लिए सामान खरीद लाऊंगा। अपनी माँ की बात को सुनकर सुमेर कमरे में आ जाता है और शांति को सारी बात बताता है। अरे अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? ये मकर संक्रांति, एकादशी, अमावस्या, ये तो रोजाना ही आते रहते हैं। अगर हम इन सब में अपने पैसे को लुटाते रहे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मकर संक्रांति के दिन किसी को दान पुण्य करने से अच्छा है तो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दो। कम से कम वो हार काम तो आएगा। और अगर तुमने मेरी बात ना मानकर दान पुण्य किया तो तुम मेरे से फिर कभी बात मत करना। मैं समझूंगी फिर तुम अपनी माँ की बात को मानते हो। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? ठीक है, हम कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान पुण्य नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। सासू माँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि सुमेर किसकी सुनते हैं। वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं होगा। अगले दिन मकर संक्रांति थी। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। जानकी ने देखा सुमेर बाजार से कुछ भी नहीं लाया है। उसने पूछा, सुमेर बेटा, तू आज दान करने के लिए कुछ नहीं लाया? मैंने तो कल ही बोल दिया था कि अन्न, वस्त्र आदि कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए ले आना। तू दुकान से ही कोई कपड़ा उठा लाता, तेरे हाथों से वही दान हो जाता। सुमेर इससे पहले कि कुछ बोल पाता तभी शांति आ जाती है। सुनो जी, देखो मैंने ये हार पहन लिया, बताओ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माँ। देखो, मैं आज शांति के लिए सोने का हार खरीद कर लाया हूँ। शांति बहू, तुम्हें तो पता था आज मकर संक्रांति का कितना बड़ा दिन है, पर तुमने दान करने के लिए कोई भी चीज नहीं निकाली। माँ जी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आप मेरे सोने के हार से जल गई हो। मैं पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ और कंजूसी से घर चलाती हूँ ताकि अपने लिए कुछ जोड़ सकूं। ऊपर से आप मेरे हार की तारीफ करने की जगह फालतू का दान करने के लिए बोल रही हैं। पता नहीं जब देखो घर लुटाने में लगी रहती हैं। शांति अपना हार लेकर अंदर चली जाती है। अगले दिन सुमेर जब दुकान जाने लगता है तो उसके मोबाइल पर फोन बजता है। सेठ जी, मैंने तो आपके कहे अनुसार ही कपड़ा तैयार किया था, फिर आप माल लेना क्यों नहीं चाहते? मैंने आपको सही दाम लगाए थे। पर सुनिए तो सेठ जी। नहीं सुमेर, मुझे कपड़ा पसंद नहीं आया। मेरी किसी और दुकानदार से बात हो गई है। अब मैं तुम्हारी जगह उसी से माल खरीद रहा हूँ। मुझे माफ करना है। अब क्या होगा? सेठ जी तो बहुत बड़े ग्राहक थे,
लाखों का माल मैं उन्हें आसानी से बेच देता था, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह सुमेर के कई बड़े ग्राहक छूटते जा रहे थे और उसका कपड़े का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। सुमेर को कर्जा चुकाने के लिए शांति के जेवर भी बेचने पड़े। सुमेर बहुत परेशान रहने लगा था। वो कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास घर बेचने के सिवा कोई और चारा नहीं था। क्या करूं? मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं रहा, न जाने किसकी नजर लग गई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर अचानक ये सब क्या हो गया? सुमेर बेटा, हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य देना चाहिए। साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पर शांति ने मेरी एक नहीं सुनी। घर की बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। शांति घर की लक्ष्मी है, पर उसने सदैव दान पुण्य न खुद से किया, न मुझे करने दिया और न ही तुम्हारे हाथों से ही करने दिया। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है, पर पिछले महीने ही मकर संक्रांति के दिन मेरे कहने पर तुमने कुछ भी दान नहीं किया। कहीं न कहीं ये गलत है बेटा, तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी कंजूसी की आदत के कारण ही हमारे घर में परेशानियां आई हैं, पर कोई तो उपाय होगा जिससे सब कुछ फिर से ठीक हो सके। बहू, अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए केवल एक उपाय जो सबसे सरल है, वो है गरीबों में सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना। भूखों को भोजन कराना, पशु पक्षियों को अनाज और चारा डालना, प्यासे को पानी पिलाना और सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। अगर मनुष्य ये सब सेवा कर्म करे तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ जी, मैं वादा करती हूँ, अब मैं और सुमेर आपके साथ मिलकर गरीबों में दान पुण्य करेंगे। व्रत पूजन करूंगी और सदैव अच्छे कर्म करूंगी, कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। शांति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सास के कहने पर दान पुण्य करना आरंभ करती है। धीरे धीरे सुमेर का काम फिर से ठीक होने लगता है। उसे कपड़े का ऑर्डर मिलने लगता है। उसके ग्राहक फिर से लौट आते हैं और घर में फिर से सुख समृद्धि का वास होने लगता है। और 1 साल बाद जब मकर संक्रांति का दिन आता है तो शांति अपने पति और सास के साथ मिलकर मंदिर में पूजा करती है, दान पुण्य करती है। ऐसे ही उसके अच्छे कर्मों के कारण उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मेघा की ननद जया की शादी शहर में ही हुई थी, इसलिए जया को जब भी कोई काम होता था तो वो मेघा के पास आ जाती थी। जया स्वभाव से बहुत कंजूस थी। मेघा अपनी कंजूस ननद के स्वभाव को जानती थी। ऐसे ही एक दिन, मेघा, हवा ठंडी चल रही है, मौसम सुहावना है, पैदल ही बाजार तक चल लेते हैं, फालतू के रिक्शे के 30 रुपए लग जाएंगे। मैं तभी जया दीदी के साथ बाहर नहीं जाती हूँ। इतनी कंजूस है कि किसी को 1 रुपया भी देखकर राजी ना हो। पर क्या करूँ, एक ही शहर में इनकी शादी हुई है। आए दिन जब भी बाजार जाना हो या फिर कोई काम हो तो मुझे पकड़ लेती हैं और माँ जी भी मुझे इनके साथ भेज देती हैं। देखा, पैदल चलते चलते बाजार पहुंच ही गए, रास्ता भी पता नहीं चला और 30 रुपए रिक्शा के भी बच गए। वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है। इसी बहाने हम लोगों का टहलना भी हो गया। इतनी दूर पैदल चला कर ले आई हैं गर्मी में और कह रही हैं रास्ते का पता ही नहीं चला। पता नहीं इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगी। अरे, किस सोच में पड़ गई मेघा, चल साड़ी की दुकान पर चलते हैं। भैया, साड़ी दिखाना जरा। कुछ देर बाद, बहन जी, पिछले आधे घंटे से मैं आपको साड़ियां दिखा रहा हूं। है 50 साड़ी मैंने खोलकर आपके आगे रख दी हैं, आपने एक भी पसंद नहीं की है। मेरे और भी ग्राहक खड़े हैं, जल्दी कीजिए जो भी आपको लेनी है। अरे भैया, जब तक कोई पसंद नहीं आएगी कोई जबरदस्ती थोड़ी खरीद लूंगी। एक तो वैसे ही आप हर साड़ी पर 200-300 रुपए ऊपर ही बता रहे हैं। चल मेघा, हम कहीं और से ले लेंगे। ये भैया तो ठीक से दिखा भी नहीं रहे हैं और इनकी दुकान पर साड़ियां भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रही। लेना बिना कुछ होता नहीं है, फालतू का समय बर्बाद करती हैं। पता नहीं कैसे कैसे ग्राहक आ जाते हैं। क्या कहा तुमने? चलो ना दीदी, हम कहीं और से देखते हैं। ये दुकानदार ही गलत था। ये जानता नहीं कि मैं कितने पैसे वाली हूँ, इसकी पूरी दुकान खरीद लूं। कोई मैं कंजूस थोड़ी हूँ जो इतना बोल गया।
मैं भी तो बाजार खरीदारी करने के लिए ही निकली हूँ। कहाँ फंस गई मैं इन कंजूस के चक्कर में। मेरा आधा दिन खराब कर दिया है इन्होंने। बाजार ले आती हैं, कुछ खरीदना होता नहीं है, 10 दुकानों पर और घुमा घुमा कर मेरे पैर दर्द करवा दिए। भूख भी बहुत तेज लग रही है। सामने गोलगप्पे की दुकान दिखाई दे रही है। पूछने में क्या जाता है, वैसे खाएंगी तो ये है नहीं, साफ मना कर देंगी। मैं अकेली ही खा लूंगी या तो। जया दीदी आओ ना, सामने गोलगप्पे वाले का ठेला है, चलकर गोलगप्पे खाते हैं। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, चल तू मेरे साथ बाजार आई है तो मेरी भी एक शर्त है, गोलगप्पे के पैसे मैं ही दूंगी। ये आज सूरज किधर से निकल आया, ये मुझे बोल रही है कि गोलगप्पे के पैसे ये देंगी। चलो देखती हूँ कितने खिलाती हैं। भैया जरा गोलगप्पे खिलाना। मेघा और जया बाजार में गोलगप्पे खाने लगती हैं। कुछ देर बाद, कितने पैसे हुए भैया? दोनों की 2-2 प्लेटें हो गई हैं, टोटल 80 रुपए हो गए आप दोनों के मिलाकर। भाई तूने गोलगप्पे कम खिलाए हैं और तू कह रहा है कि 2 प्लेट हो गई। क्यों मेघा, तूने गिने थे क्या? मैंने तो मुश्किल से 3 ही खाए होंगे, तूने कितने खाए? मैंने गिने नहीं, बस खा लिए थे। मुझे याद है मेरे 3 ही हुए थे। चल अच्छा, एक मीठी दही और सॉट की पापड़ी दे दे भाई। अरे मेरे पास तो टूटे हुए पैसे नहीं है, 500-500 के ही नोट हैं। एक काम कर जया, गोलगप्पे वाले को तू दे दे 80 रुपए, मैं तुझे घर जाकर दे दूंगी। बेकार में 500 का नोट खुलवाया तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। दीदी रिक्शा कर लेते हैं, सामान भी है हाथ में। सोच तो मैं भी यही रही थी मेघा कि रिक्शा पर ही घर चले जाएंगे, पर मुझे रास्ते में दरजानी से अपना सूट उठाना है, बहुत दिनों का सिलने के लिए दिया हुआ है और उसका घर पतली गली में है। अगर रिक्शा पर गए तो रिक्शा वाला थोड़ी देर बीच में रुकने के फालतू पैसे मांगेगा। एक काम कर, हम पैदल ही धीरे धीरे चलते हैं, अपना सूट भी उठा लूंगी और घर भी पहुंच जाएंगे। मेघा कुछ बोल नहीं सकती थी, आखिर जया उसकी बड़ी ननद थी, उसके आगे वो कैसे बोलती, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गई। क्या हुआ मेघा, पैरों में दर्द है क्या? माँ, मेघा के पैरों में दर्द मेरे कारण ही हुआ है। रास्ते में मैं सोच रही थी कि रिक्शा कर लेती हूँ, पर कोई रिक्शा ही नहीं मिला, इसलिए मेघा और मैं पैदल ही घर आ गए। शायद इसी वजह से ये थक गई है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। क्या हुआ मेधा, शॉपिंग कराई दीदी के साथ? अरे भाई इतना गुस्से में क्यों, क्या हुआ? वही रोज की कहानी, सचमुच इतनी कंजूसी करती हैं दीदी, इनके साथ बाजार जाओ तो दिमाग खराब हो जाता है। मेधा, जया दीदी आज से नहीं, बचपन से ही बहुत कंजूस रही हैं। एक बार तो जब हम और मदन चाचा के बच्चे एक साथ रहते थे, एक दिन चाचा जी ने सबको बर्फी का टुकड़ा दिया, हम सब बच्चों ने एक ही बार में पूरा पीस खा लिया और जया दीदी ने उस बर्फी के टुकड़े की गोलियां बनाकर रख ली। पूछने पर बोली, ऐसे बर्फी ज्यादा दिन तक चलेगी। फिर तो जया दीदी कंजूस नहीं महाकंजूस है। चलो अब मुझे चाय ले जाने दो, नहीं तो आवाज लगा देंगी, अभी तक चाय क्यों नहीं आई। मेघा सबके लिए चाय ले जाती है, तभी जया एक पर्चे पर कुछ लिख रही थी। ये ले, पहले चाय तो पी ले, मेघा ले आई है, बाद में हिसाब लिखती रहना। माँ थोड़ी देर रुको, 1 हफ्ता ही बचा है कंचन की सगाई को, अभी आकर बोलेगी कि कुछ इंतजाम नहीं हुए। जया दीदी, लगता है आप मेरी ही बात कर रही हो, मुझे पता है आपने आज भी कुछ नहीं खरीदा होगा, खाली दुकानें घूम कर ही घर वापस आ गई होगी। इतनी कंजूसी क्यों करती हो दीदी? ये देखो, मैं अपनी सहेली प्रीति के साथ जाकर अपनी सगाई की ज्वेलरी खरीद लाई हूं। कर दिया ना फालतू खर्चा, मैं तुझे ऐसी दुकान पर लेकर चलती जहां पर कम दामों में अच्छी चीज मिल जाती, पर तू मेरी सुनती कहाँ है? तुझे तो लगता है मैं तुझे अच्छी चीज नहीं खरीद कर दूंगी। छोड़ न जया, कोई बात नहीं, उसकी शादी है, अपनी पसंद की चीजें खरीद भी लाएगी तो कुछ नहीं होता, अपने दिमाग को ठंडा रख। माँ, मेहमानों को देने के लिए जो कपड़े खरीदने हैं मैंने तुम्हें बताया था, एक दुकान पर बहुत सही दाम पर मिल जाते हैं, मैं कल ही मेघा को ले जाकर खरीद लाऊंगी। अब ये कल फिर मेरा ही दिमाग पकाएंगी, पता नहीं कितनी कंजूस है, दुकानदार का भी दिमाग खराब करेंगी और मेरा भी। तुम सब नहीं जानती मेरी जया बेटी कितनी सयानी है, भले ही ये कंजूसी करती है पर आगे की भी सोचती है। मेधा बहू, मेरी चाय मेरे कमरे में ही भिजवा देना। क्या हुआ पापा, आप बाजार से आकर सीधा अपने कमरे में आ गए? किशोरी अंकल जी से कुछ बात हुई आपकी? उनकी बेटी की शादी के वक्त मैंने उनकी बहुत सहायता की थी, पर हर कोई हमारे जैसा नहीं होता बेटे। वही 100 बहाने कर दिए
कि बेटी के बच्चा होने वाला है, उसके घर भी खर्चा हो जाएगा। देने लेने में तो लगभग मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो मदद नहीं कर पाएंगे। हमें खुद ही कंचन की शादी में जैसे तैसे खर्चा करना ही होगा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, तूने बैंक वालों से लोन लेने की बात की? पापा बात तो की है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। देखता हूं, कल एक बार फिर से बैंक जाऊंगा। सुदर्शन को उम्मीद थी कि उनका मित्र किशोरी उनकी सहायता करेगा, पर वो अपनी जुबान से मुकर गया। इसी चिंता में सुदर्शन रात भर सो नहीं पाता। अचानक, कमला, सीने में बहुत तेज दर्द उठ रहा है, मुझे लगता है डॉक्टर के पास। राजेश बेटा, मेघा बहू, तुम्हारे पिताजी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। सब लोग सुदर्शन को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। जया भी अपने घर से सीधा वहीं पहुंचती है। माँ जी, आप चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अब पापा कैसे हैं? देखिए, सुदर्शन जी को हार्ट अटैक आया है, हमें जल्दी ही इनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आप रिसेप्शन पर पैसे जमा करवा दीजिए। इतने पैसे कहां से लाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश, क्या हुआ? मेरे भाई चिंता में क्यों पड़ गया? मुझे पता है कंचन की शादी के खर्च के लिए भी तेरे जुड़े पैसे लग गए हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना, ये ले मेरा कार्ड। जया दीदी, आप अपना कार्ड दे रहे हो? तो क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूं? तुम दोनों से बड़ी हूं, इसलिए ये मेरा फर्ज है। इस वक्त पापा की हार्ट सर्जरी जरूरी है। जया का व्यवहार देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। दीदी, हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमारी आज की बचत ही कल हमारे या परिवार के काम आएगी, ये आपसे बढ़कर कोई नहीं बता सकता। ये महंगे ब्रांडेड कपड़े, पॉकेट में 2-2 फोन, महंगी खरीदारी हमारे दुख में काम नहीं आएगी। न ही जिस समाज को दिखाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं वो काम आएगा। सिर्फ काम आएगा तो ये जुड़ा हुआ पैसा। जया एक समझदार बेटी ही नहीं, एक समझदार पत्नी भी है। आई एम प्राउड ऑफ यू जया। और फिर कहीं ना कहीं जया की कंजूसी समझदारी साबित होती है। कुछ दिनों बाद सुदर्शन की तबीयत ठीक हो जाती है और कंचन की शादी भी बहुत धूमधाम से हो जाती है। मेघा ये जान गई थी कि उसकी बड़ी ननद जया भले ही कंजूस थी, पर उसके कंजूस व्यक्तित्व में कहीं न कहीं एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ था।